यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। अभिनव धीरे धीरे आरव की ओर चला और उसने कहा, दुर्भाग्य से, जैसा मेरे वरिष्ठ भाई ने कहा, तुम्हारी शक्ति वास्तव में बुरी नहीं है। अगर तुम मेरे आदित्य विद्यालय में शामिल हो जाते और इसका पोषण प्राप्त करते तो तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होती। पर तुमने मना कर दिया। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि तुमने मना क्यों किया। आखिरकार इनकार करने का मतलब मृत्यु है। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे बताओ, अगर मैंने मौत के डर से आदित्य विद्यालय में शामिल होने का फैसला किया होता तो क्या तुम्हारे आदित्य विद्यालय के सदस्य मुझे उच्च सम्मान देते? अगर मैं आदित्य विद्यालय जाता तो शायद मुझे कोई पोषण नहीं मिलता और इसके बजाय मुझे नीचा दिखाया जाता, है ना? इसके अलावा मैं बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूं कि तुम्हारे आदित्य विद्यालय को मेरी नैसर्गिक प्रतिभा या शक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि डार्क बिस्टो को नियंत्रित करने के मेरे तरीके में है ना? तुम्हारे आदित्य विद्यालय को वह तरीका मिल जाने के बाद मेरा पोषण करने की तो बात ही छोड़ो, वे मुझे मार भी सकते हैं। तुम्हारा क्या विचार है? अभिनव दंग रह गया और फिर उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं मानता हूं कि तुम बिल्कुल सही हो। अगर तुम वास्तव में ऐसी परिस्थितियों में आदित्य विद्यालय में शामिल हो जाते तो बाकी सबको छोड़ो, मैं भी तुम्हें नीचा देखता। तुम एक होशियार इंसान हो, लेकिन तुम्हारी मौत तय है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसके तुम लायक नहीं हो। मुझे वह तरीका बता दो और मैं तुम्हें झटपट मौत दे दूंगा, ठीक है? आरव ने सवाल के साथ जवाब दिया, अभी चले जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, ठीक है? अभिनव की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसके हाथ के एक झटके से गूढ़ ऊर्जा से बनी एक ऊर्जा तलवार उसके हाथ में आ गई और फिर उसने कहा, मैं किसी के घमंड करने के खिलाफ नहीं हूं क्योंकि मैं भी वैसा ही व्यक्ति हूं, लेकिन मैं उस व्यक्ति के खिलाफ हूं जिसमें शक्ति नहीं है और जो घमंड करता है, और तुम उसी तरह के व्यक्ति हो। तुम तलवार संप्रदाय के शिष्य हो और तलवार में कुशल हो, इसलिए मैं तुमसे निपटने के लिए तलवार का ही उपयोग करूंगा। आरव ने पूछा, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभिनव की आंखों में हत्या का इरादा चमका, जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा तेजी से बढ़ी और उसके हाथ में ऊर्जा तलवार से तुरंत एक तेज और भयंकर चमक उठी। जैसे ही उसकी गूढ़ ऊर्जा उसमें लगातार बढ़ी, ऊर्जा तलवार और अधिक मूर्त होती गई। अंत में वह ऊर्जा तलवार वास्तव में एक भौतिक वस्तु जैसी लगने लगी। अभिनव हल्के से चिल्लाया, गति, जबकि उसकी आकृति अचानक प्रकाश की एक काली किरण में बदल गई जो विस्फोटक रूप से आरव की ओर दौड़ी। इसके अलावा उसके पीछे अनेक दिखने में मूर्त छवियां छूट गईं। आरव की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, जबकि उसके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा उस बैंगनी स्पिरिट तलवार में तेजी से बढ़ी जो उसने अपने बाएं हाथ में पकड़ी थी। अचानक बैंगनी स्पिरिट तलवार से एक सुनहरी चमक और एक बैंगनी चमक फूटी और फिर ये चमकें आपस में मिल गईं और बेहद चमकदार थीं। अभिनव की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। जब वह आरव से 3 मीटर दूर पहुंचा तो वह अचानक चिल्लाया, विभाजित। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर हिल गया और उसके शरीर से 4 अभिनव तुरंत विभाजित हो गए और फिर यहाँ 5 अभिनव दिखाई दिए। वे चारों प्रतिरूप असली अभिनव जैसे लग रहे थे। कम से कम अगर केवल बाहरी रूप पर आधारित हो तो क्लोन और अभिनव के वास्तविक शरीर के बीच कोई अंतर बता पाना पूरी तरह से असंभव था। अपने वास्तविक शरीर की तरह उन्होंने एक ऊर्जा तलवार पकड़ी हुई थी जो गूढ़ ऊर्जा से बनी थी और ये 5 तलवारें 5 अलग अलग दिशाओं से आरव की ओर वार कर रही थीं। इस क्षण अभिनव के क्लोन और उसके अपने शरीर के चेहरे के भाव एक जैसे थे, जबकि उनकी हरकतें भी समान थीं। यह तो यहाँ तक था कि उनका आकर्षण भी समान था।
जब इन 5 तलवारों के सिरे आरव के शरीर से केवल 10 इंच से अधिक दूर थे तो आरव ने अचानक अपनी आंखें खोल दी थीं। उसकी आंखों के भीतर एक छोटी तलवार चमकी और फिर आरव के शरीर से अचानक एक अदृश्य बल विस्फोटक रूप से बाहर निकला, इससे पहले कि उसने अपनी तलवार खींची और उसे म्यान में वापस डाल दिया। इस क्षण समय थम गया लग रहा था। 5 ऊर्जा तलवारें आरव के शरीर से केवल कुछ इंच दूर रुक गई थीं, फिर भी आरव बिना हिले डुले वहीं खड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद यहाँ मौजूद 5 अभिनव में से 4 टुकड़े टुकड़े होकर फट गए और तारों के अंशों में बदल गए जो हवा में गायब हो गए। दूसरी ओर अभिनव जो आरव के बाईं ओर था वह थोड़े स्तब्ध भाव से उसे घूर रहा था, जबकि उसकी गर्दन पर हल्का रक्तलाल निशान बेहद प्रभावशाली लग रहा था। प्रबुद्ध तलवार और तलवार इंटेंट का प्रारंभिक चरण। यह कैसे संभव हो सकता है? अभिनव ने आरव को घूरते हुए दबी आवाज में निराशा से बुदबुदाया। हाँ, इस बार आरव ने खुद को रोका नहीं था। उसने न केवल तलवार इंटेंट के तीसरे स्तर का उपयोग किया था बल्कि उसने प्रबुद्ध तलवार का भी उपयोग किया था। तो अभिनव की चाल का उस पर कोई असर नहीं हुआ, जबकि प्रतिक्रियात्मक प्रहार की गति और शक्ति उसकी तलवार इंटेंट के तीसरे स्तर और सुनहरी गूढ़ ऊर्जा से बढ़ी हुई होने के बाद असंख्य गुना मजबूत हो गई थी। इस प्रकार आदित्य विद्यालय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। आरव ने अभिनव को जवाब नहीं दिया क्योंकि उन शब्दों को बोलने के बाद अभिनव की मृत्यु हो गई थी। अपने दाहिने हाथ की एक लहर के साथ अभिनव की अनंतकोश अंगूठी उसकी हथेली में आ गई और फिर आरव ने अंगूठी की सामग्री पर एक नजर डालने के बाद हमेशा की तरह मुस्कुराया। वह मुस्कुराया और धीरे से कहा, आदित्य विद्यालय के प्रतिभाशाली व्यक्ति से यही उम्मीद थी। उसकी संपत्ति वास्तव में वैसी नहीं है जिससे वे स्वतंत्र साधक तुलना कर सकें। अभिनव की अनंतकोश अंगूठी में उच्च श्रेणी के गूढ़ स्तर के खजानों की मात्रा ही 6 थी, जबकि कुल मिलाकर 20 से अधिक मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी के गूढ़ स्तर के खजाने भी थे। जहां तक गूढ़ स्तर से नीचे के खजानों की बात है तो एक भी नहीं था। डार्क खजानों के अलावा अंगूठी के भीतर 8000 से अधिक ऊर्जा पत्थर और 62 राजास्तर के आंतरिक कोर थे। इसके अलावा 100 से अधिक प्रकार की विभिन्न आत्मिक जड़ी बूटियां और आत्मिक फल भी थे और इनमें से एक भी गूढ़ स्तर से नीचे का नहीं था। अचानक आरव ने अत्यधिक प्रसन्नता का भाव प्रकट किया क्योंकि उसने देखा कि स्क्रॉल में से एक पर निम्न श्रेणी धरती स्तर की चाल तकनीक क्लोन भ्रम तकनीक लिखा हुआ था। आरव उसकी सामग्री पर एक नजर डालने के बाद स्पष्ट रूप से भावुक हो गया, क्योंकि क्लोन भ्रम तकनीक वास्तव में बहुत जबरदस्त थी। इसे 10 स्तरों में विभाजित किया गया था। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। और हर एक स्तर किसी को एक ऐसा क्लोन बनाने की अनुमति देता था जिसका बाहरी रूप व्यक्ति के अपने शरीर जैसा ही हो। जब इसे 10वें स्तर तक साधा जाता था तो कोई तुरंत विभाजित होकर 10 क्लोन बना सकता था। बेशक इन क्लोनों में एक कमजोरी थी और वह यह थी कि उनमें कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। वे केवल प्रतिद्वंद्वी को धोखा दे सकते थे और वे केवल 15 मिनट तक ही रह सकते थे। भले ही यह ऐसा था, आरव फिर भी अत्यधिक प्रसन्न था। आखिरकार उसके पास वास्तव में चाल तकनीकों की कमी थी और क्लोन भ्रम तकनीक तो धरती स्तर की भी थी। इस तकनीक की शक्ति बेहद जबरदस्त थी और आरव इसे सिर्फ एक ही हमले में हराने में सक्षम होने का कारण उसकी प्रबुद्ध तलवार थी जो सभी तकनीकों के सार को देख सकती थी। तो क्लोन भ्रम तकनीक को इसका काल कहा जा सकता था। अगर यह कोई और व्यक्ति होता तो उसे निपटना मुश्किल लगता। अनंतकोश अंगूठी को रखने के बाद आरव मुड़ा और क्लाउडफॉल खाई की दिशा में देखा।
वर्तमान में क्लाउडफॉल खाई निश्चित रूप से एक युद्ध क्षेत्र में बदल गई होगी, क्योंकि मनुष्य और डार्क बिस्ट दोनों निश्चित रूप से हाथ नहीं मिलाएंगे और दोस्त नहीं बनेंगे। जब तक दोनों पक्ष लड़ाई में थे, तब तक क्या किसी के पास आरव के साथ परेशानी करने का समय होगा? अब केवल वही उनके साथ परेशानी करने वाला था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो आरव ने यहीं रहने का फैसला किया। वर्तमान में उसकी शक्ति अभी भी बहुत कम थी, इसलिए उसे अपनी शक्ति में सुधार करने के लिए हर कीमत पर रुकना होगा, अन्यथा पुष्प महल जैसी विशाल हस्ती के खिलाफ जाना बस एक मजाक होगा। अपना निर्णय लेने के बाद आरव ने बैंगनी मिंक को अपनी बाहों में लिया और वह क्लाउडफॉल खाई की ओर चला गया। पर्वतारोहण श्रृंखला के बाहर। आरोहण पर्वत श्रृंखला से 500 किलोमीटर से अधिक दूर एक पहाड़ की चोटी पर हरिनंद, जो एक विशाल चट्टान पर पालथी मारकर बैठा था, उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसने यहाँ सभी को अपनी नजर से देखा, इससे पहले कि उसने कहा, अभिनव मर चुका है। जब उन्होंने यह सुना तो सभी के भाव थोड़े बदल गए। अभिनव आदित्य विद्यालय की युवा पीढ़ी में तीसरे स्थान का विशेषज्ञ था, तो आरोहण पर्वत श्रृंखला में उसे मारने की क्षमता किसके पास थी? शायद अमरेश, प्रभा और निशिता सक्षम हो सकते थे, लेकिन इसे हासिल करना अभी भी बेहद मुश्किल था। आखिरकार अभिनव की शक्ति के साथ भले ही वह उनके खिलाफ न जा पाए, तो भी अगर वह भाग जाता तो अमरेश भी उसके खिलाफ लाचार हो जाएगा। फिर भी अभिनव मर चुका था। अगले ही पल में उन सभी ने श्रेष्ठ हुवेंद्र की ओर देखा। श्रेष्ठ हुवेंद्र ठंडा हंसा और कहा, हरिनंद, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे आदित्य विद्यालय के सदस्य मर नहीं सकते? चूंकि उसने आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने का साहस किया, तो तुम्हें उसकी मृत्यु के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हरिनंद ने श्रेष्ठ हुवेंद्र को ठंडी नजर से देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर वह आरोहण पर्वत श्रृंखला की दिशा की ओर मुड़ा, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक उठी। हालांकि अभिनव की मौत से थोड़ा दुख हुआ, बस यही था। हालांकि अगर अद्वय मर जाता है तो यह सिर्फ दर्दनाक नहीं होगा, क्योंकि आदित्य विद्यालय भी ऐसी हानि सहन नहीं कर सकता। उसमें मूल रूप से अद्वय के प्रति पूर्ण आत्मविश्वास था, लेकिन अब अभिनव की मौत के साथ उसका यह आत्मविश्वास डगमगाने लगा था, क्योंकि श्रेष्ठ हुवेंद्र शुरू से ही बहुत शांत और सहनशील रहा था। भले ही अद्वय जैसा भयंकर प्रतिभाशाली व्यक्ति मनुष्य की तरफ दिखाई दिया था, फिर भी श्रेष्ठ हुवेंद्र बहुत शांत और सहनशील रहा था। तो अगर श्रेष्ठ हुवेंद्र अत्यधिक असंबद्ध और लापरवाह नहीं था, तो श्रेष्ठ हुवेंद्र के पास एक ट्रम्प कार्ड था। जाहिर है यह बाद वाला था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो हरिनंद की आंखों में एक सुनहरी चमक चमकी। चाहे कुछ भी हो, वह अद्वय को आरोहण पर्वत श्रृंखला पर मरने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा, भले ही उसे आरोहण रैंकिंग्स के नियमों को तोड़ना पड़े। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आरव एक बार फिर क्लाउडफॉल खाई में लौट आया। क्योंकि बैंगनी मिंक बहुत ध्यान आकर्षित कर सकता था, इसलिए उसने उसे अपने आत्मिक केंद्र में छिपा दिया था। जैसे ही वह छाया में छिपा, क्लाउडफॉल खाई के अंदर की स्थिति देखकर आरव का भाव बदल गया। इस समय क्लाउडफॉल खाई शवों के घने विस्तार से ढकी हुई थी। इन शवों में डार्क बिस्ट भी थे, लेकिन इससे भी ज्यादा मनुष्यों के थे। अपवाद के बिना सभी डार्क बिस्ट के पेट फाड़कर उनके आंतरिक कोर निकाल लिए गए थे, जबकि मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों के सिर काट दिए गए थे। इस बार आरव को आरोहण रैंकिंग्स की क्रूरता का साक्षी माना जा सकता था। बेशक उसे उन मरे हुए डार्क बिस्ट या मनुष्यों की कोई परवाह नहीं थी, और यह मनुष्यों के लिए विशेष रूप से सच था, क्योंकि वे थोड़ी देर पहले ही उसे मरा हुआ देखना चाहते थे। खाई में संघर्ष लड़ाई रात तक चलती रही और फिर भोर होने तक खिंच गई। जमीन पर मानव शवों की संख्या बढ़ती गई। दूसरी ओर भले ही बड़ी संख्या में डार्क बिस्ट भी मारे गए थे,
लेकिन शुरू से ही डार्क बिस्ट की संख्या बहुत अधिक होने के कारण डार्क बिस्ट की थोड़ी सी क्षति भी डार्क बिस्ट साम्राज्य को बिल्कुल प्रभावित नहीं कर पाई। जैसे ही उसने खाई में एक डार्क बिस्ट के साथ तीव्र लड़ाई लड़ रहे एक इंसान को देखा, अमरेश के पास खड़ी निशिता ने धीमी आवाज में कहा, अद्वय, इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता, अन्यथा हमारे मानव जाति के गूढ़ ऊर्जा साधक डार्क बिस्ट द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। अद्वय ने अपने पीछे मानव गूढ़ ऊर्जा साधकों के घटते समूह को देखा और फिर उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। वास्तव में यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा निशिता ने कहा, इसे जारी नहीं रहने दिया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मेरी मानव जाति के सभी गूढ़ ऊर्जा साधक शायद यहीं नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर यह एक समूह की लड़ाई है तो ये गूढ़ ऊर्जा साधक और भी तेजी से नष्ट हो जाएंगे। संक्षेप में, ये स्वतंत्र साधक बस बहुत कमजोर हैं। अगर 6 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के सभी शिष्य यहाँ होते तो हम ऐसी स्थिति में कैसे पड़ सकते थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद अद्वय ने अपना फैसला लिया। अद्वय और डार्क बिस्ट साम्राज्य का नेता। उसने हल्के से अपने पैर के सिरे से जमीन को छुआ और क्लाउडफॉल खाई के केंद्र तक तेजी से चला गया। उसने डार्क बिस्ट का नेतृत्व कर रहे शानदार लबादा पहने युवक को देखा और कहा, जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मेरी मानव जाति की हार मान लो। शानदार लबादा पहने युवक ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन हारने वाले को एक कीमत चुकानी पड़ती है। आप सभी किस तरह की कीमत चुकाने का इरादा रखते हैं? अद्वय ने धीमी आवाज में पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? शानदार लबादा पहने युवक ने कहा, उस इंसान को सौंप दो जिसके पास राजास्तर डार्क बिस्ट है। नहीं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सभी महापर्वत श्रृंखला को छोड़ नहीं पाएंगे। अद्वय की भौहें तन गईं और उसने कहा, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? युवक ने सिर हिलाया और हल्के से हंसा। उसने कहा, मैं जानता हूं कि आपके पास जो ताकत है उससे आपके लिए महापर्वत श्रृंखला को छोड़ना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, और इसमें 6 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के अन्य शिष्य भी शामिल हैं। लेकिन स्वतंत्र साधकों का क्या? और युद्धदेव बनने के आपके मार्ग का क्या? अद्वय की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने यह सुना, और फिर उसने कहा, आखिर तुम कौन हो? तुम युद्धदेव के मार्ग के बारे में क्यों जानते हो? मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है। युवक मुस्कुराया और कहा, शुरुआत में मैं सोच रहा था कि आप अद्वय आरोहण रैंकिंग्स में क्यों भाग लेंगे। पहले मुझे आखिरकार इसका पता चला। अफवाह के अनुसार युद्धदेव को न केवल अपराजय होना पड़ता है बल्कि उसे अपने सहकर्मियों की अधीनता और स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है। आप आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने आए और उन सभी को मेरे डार्क बिस्ट साम्राज्य के खिलाफ जाने के लिए बुलाया, ठीक इन्हीं 2 कारणों से, है ना? अद्वय ने थोड़ी देर तक युवक को देखा और फिर उसने कहा, हम लड़ाई क्यों नहीं करते? युवक ने सिर हिलाया और कहा, उसका समय अभी नहीं आया है। जब आप युद्धदेव बन जाएंगे तब मैं आपसे लड़ूंगा। युद्धदेव के साथ लड़ाई वह कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण होगी, क्या आपको नहीं लगता? मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा तो तुम मुझे निराश नहीं करोगे, अद्वय ने कहा। युवक मुस्कुराया और कहा, मैं नहीं करूंगा। आरव को पकड़ने की मुहिम। अद्वय पलटा और इंसानों के पास लौट आया। बचे हुए 40,000 से भी कम इंसानों को देखते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, डार्क बिस्ट साम्राज्य के डार्क बिस्ट के एकजुट होने का कारण यह है कि वे एक राजास्तर डार्क बिस्ट की तलाश कर रहे हैं, और यह वही है जो तलवार संप्रदाय के शिष्य आरव के पास है। जब तक आरव मिल जाता है और वह राजास्तर डार्क बिस्ट उन्हें सौंप दिया जाता है, तब तक इंसान और डार्क बिस्ट लड़ना बंद कर सकते हैं और शांति स्थापित कर सकते हैं, और हम महापर्वत श्रृंखला को छोड़कर महाचिन साम्राज्य लौट सकते हैं।
जब उन्होंने अद्वय को सुना तो आसपास के गूढ़ ऊर्जा साधकों ने तुरंत राहत की सांस ली। डार्क बिस्ट के साथ एक पर एक लड़ाई लड़ना निस्संदेह उनके लिए अन्यायपूर्ण था, क्योंकि डार्क बिस्ट की ताकत हमेशा उसी साधना स्तर के मनुष्यों से व्यावहारिक रूप से श्रेष्ठ होती थी। इसलिए यदि ये लड़ाई जारी रहती तो उन विशेष रूप से शीर्षदर गूढ़ ऊर्जा साधकों के अलावा व्यावहारिक रूप से अन्य सभी गूढ़ ऊर्जा साधक यहाँ नष्ट हो जाते। लेकिन अब जब तक वे आरव और उस राजास्तर डार्क बिस्ट को सौंप देते हैं, तब तक वे महाचिन साम्राज्य लौट सकते हैं, और एक बार जब वे ऐसा करते हैं तो उनकी प्रतीक्षा में केवल गौरव और अवसर होगा। जब उन्होंने यहाँ तक सोचा तो वे सभी अपनी शांति बनाए नहीं रख पाए। अगले ही पल अनगिनत गूढ़ ऊर्जा साधकों ने तलवार संप्रदाय के सदस्यों की ओर देखा और उनकी निगाहें थोड़ी शत्रुतापूर्ण थीं। तलवार संप्रदाय के उन सदस्यों के भाव बदल गए जब उन्होंने यह देखा। रुद्रांश तो अत्यधिक क्रोधित भी हो गया और वह पलटकर मोहिनी को घूरने लगा, इससे पहले कि उसने गुस्से में कहा, तुम अभी भी आरव को बचाने की कोशिश कर रही थी। देखो, उसने हमारे तलवार संप्रदाय को सभी का निशाना बना दिया है। वह तो बस आपदा का एक स्रोत है, एक बड़ी आपदा और दुर्भाग्य का स्रोत जो मेरे तलवार संप्रदाय के लिए दुश्मन बनाता है। मोहिनी की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं, जबकि उनके भीतर एक ठंडी चमक कौंध गई। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति को बदल या नियंत्रित नहीं कर सकती थी। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर उसने जोर से कहा, सभी लोग, मैं रुद्रांश यहीं और अभी घोषणा करता हूं कि मेरे तलवार संप्रदाय का आरव से कोई संबंध नहीं है। यदि आप सभी का उससे सामना होता है और वह उस राजास्तर डार्क बिस्ट को सौंपने को तैयार नहीं है, तो बेझिझक उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मेरा तलवार संप्रदाय उसके लिए बदला बिल्कुल नहीं लेगा। अद्वय ने रुद्रांश को देखा और फिर उसने कहा, तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट शिष्य से यही उम्मीद थी। रुद्रांश भाई सही काम के बारे में स्पष्ट रूप से जानते हैं, लेकिन अगर रुद्रांश भाई का आरव से सामना होता है तो मुझे उम्मीद है कि रुद्रांश भाई उसे नहीं जाने देंगे, क्योंकि वह आपके संप्रदाय का शिष्य है। आखिरकार यह अनगिनत लोगों के जीवन से संबंधित है। अगर मेरा आरव से सामना होता है तो मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटूंगा। रुद्रांश ने तुरंत अपना रुख स्पष्ट किया और वह एक दृढ़ लहजे में बोला। उसके पीछे खड़े तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी तुरंत अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। अच्छा, अद्वय ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने सभी को देखा और कहा, 5-5 के समूह बनाओ और पूरे पर्वत श्रृंखला में आरव को खोजो। उस राजास्तर डार्क बिस्ट से सावधान रहना याद रखना। यदि कोई आरव को ढूंढने और उसे जिंदा पकड़ने या उस राजास्तर डार्क बिस्ट को वापस लाने में सक्षम होता है तो मेरी ओर से इनाम 100 राजास्तर के आंतरिक कोर होंगे। इसके अलावा मैं उस व्यक्ति को आदित्य विद्यालय के बाह्य प्रांगण शिष्य के रूप में एक जगह दूंगा। जब उन्होंने यह सुना तो वे सभी अपनी शांति बनाए नहीं रख पाए। 100 राजास्तर के आंतरिक कोर और आदित्य विद्यालय का बाह्य प्रांगण शिष्य बनने का अवसर, वह एक असाधारण अवसर था। अगले ही पल वे सभी तुरंत कई छोटे समूह बनाने लगे और चारों ओर बिखर गए। महान शक्तियों के फैसले। उन्हें जाते हुए देखने के बाद अद्वय ने अन्य 5 महान शक्तियों और सम्राट अकादमी के सदस्यों को देखा। उसने कहा, सभी लोग, यह मामला हमारे दक्षिणी क्षेत्र के अनगिनत प्रतिभाओं के जीवन से संबंधित है। आप सभी बस खड़े रहकर कुछ नहीं करेंगे, है ना? अमरेश ने ताने से कहा, अद्वय, मुझे नहीं पता कि तुमने यह सब क्यों किया है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा साथ देने से इनकार करता हूं। हम प्रतियोगिता के दूसरे दौर के दौरान फिर मिलेंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अमरेश ने सम्राट अकादमी के सदस्यों को दूर ले गया। वह स्वाभाविक रूप से महापर्वत श्रृंखला के डार्क बिस्ट से नहीं डरेगा, क्योंकि जब तक वह सावधानी से चलता है
तो वे डार्क बिस्ट उसे कैसे रोक सकते हैं। जैसे ही अमरेश चला गया, हिममहल की निशिता ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया। उसने कुछ नहीं कहा और उसने बस हिममहल के सदस्यों को एक और दिशा की ओर ले गई। जाहिर है उसने भी इस मामले में भाग लेने से इनकार कर दिया। जब उसने सम्राट अकादमी और हिममहल के सदस्यों को जाते हुए देखा तो अद्वय की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंध गई और फिर उसने भूत संप्रदाय और पुष्प महल को देखा। जैसे ही उसने कहा, आप दोनों का क्या आप भी जा रहे होंगे? भूत संप्रदाय के जयव्रत ने ठंडे स्वर में कहा, बेशक। मेरा छोटा भाई भानु युद्ध में नष्ट हो गया और भूत संप्रदाय से केवल मैं ही बचा हूं। मुझे स्वाभाविक रूप से अपने जीवन का अच्छा ध्यान रखना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह पलटा और चला गया। प्रभा ने अद्वय को देखा और फिर उसने कहा, अद्वय, तुमने दो गलतियां की। पहली, अपने छोटे भाई को आरव का पीछा करने के लिए अकेले भेजना था। दूसरी, उन स्वतंत्र साधकों को 5 के समूह बनाने के लिए कहना था। अगर मैं तुम होती तो मैं उन्हें 10 के समूह बनाने के लिए कहती। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने पुष्प महल के सदस्यों को दूर ले गई। अद्वय थोड़ा झुक गया। उसका क्या मतलब था? क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार संप्रदाय के उस शिष्य आरव की ताकत बहुत जबरदस्त है? अगले ही पल अद्वय ने सिर हिलाया। एक ऐसा साथी जो मेरे एक मुक्के का भी सामना नहीं कर सका, वह कितना मजबूत हो सकता है? अद्वय ने रुद्रांश को देखा और कहा, आरव तलवार संप्रदाय का शिष्य है तो रुद्रांश भाई खड़े रहकर निष्क्रिय नहीं रहेंगे, है ना? निश्चित रूप से, रुद्रांश ने ठंडे स्वर में कहा। एक आंतरिक प्रांगण शिष्य के रूप में मेरे रुद्रांश का स्वाभाविक रूप से यह कर्तव्य है कि मैं अपने तलवार संप्रदाय को ऐसे शिष्य से मुक्त करूं। क्या मजाक है? रुद्रांश आरव को तलवार संप्रदाय में लौटने की अनुमति कैसे दे सकता था? जब उसने अभी अभी आरव और अमरेश के बीच की लड़ाई देखी तो उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह आरव को तलवार संप्रदाय में लौटने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि आरव की क्षमता और ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी और भविष्य में आरव के लिए उसे रुद्रांश को पार करना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। तो अगर उसने आरव को अभी खत्म नहीं किया तो कब करेगा? अद्वय मुस्कुराया और फिर उसने ब्राइटन मून संप्रदाय के काले लबादे वाले युवक को देखा जिसे लगातार सभी ने नजरअंदाज किया था। उसने कहा, ब्राइटन मून संप्रदाय का क्या? काले लबादे वाले युवक ने मुस्कुराया और कहा, अद्वय भाई, मजाक करना बंद करो। ब्राइटन मून संप्रदाय से केवल मैं अकेला ही बचा हूं। अगर मैं मर गया तो मेरा ब्राइटन मून संप्रदाय इस बार वास्तव में शर्मिंदा होगा। इसके अलावा मेरी ताकत आरव से कम है। यह जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि उसके पास राजास्तर डार्क बिस्ट उसके बगल में है। इसलिए उसे ढूंढना मेरे लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। इस प्रकार मैंने महाचिन साम्राज्य लौटने का चुनाव किया है। मुझे उम्मीद है कि सभी थोड़ी समझ दिखाएंगे। अद्वय मुस्कुराया और कहा, मैं समझता हूं। बस यूं ही आरोहण रैंकिंग्स में भाग लेने वाले गूढ़ ऊर्जा साधकों ने डार्क बिस्ट को मारना बंद कर दिया था और उन्होंने इसके बजाय आरव की तलाश शुरू कर दी थी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।